हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा की देवकांता संतति भाग 8 का तीसरा बयान। पूर्णिमा की रात है। चंद्रमा अपने पूरे थाल जैसे गोल आकार के साथ गगन पर मुस्कुरा रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो आज अंधेरे को बहुत हद तक दूर करके गर्व से फूला न समा रहा हो। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा आज की रात आधी यात्रा तय कर चुका था। उसने अपनी चांदनी सारी धरती पर बिखेर रखी थी। हवा धीरे धीरे आराम से बह रही थी। ऐसे वक्त में आज हम अपने पाठकों को एक भयानक जंगल में लिए चलते हैं। इस जंगल में जगह जगह घने दरख्त हैं। रात के छाए सन्नाटे को कभी कभी किसी जंगली जानवर की आवाज़ झंझोड़ कर रख देती है। हम रात के इस वक्त इस जंगल में जो हाल देखने आए हैं, उस हाल को लिखने से पहले हम यहाँ लिख दें कि यहाँ का हाल पाठक बहुत ही गौर से पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि यहाँ हमारे उपन्यास के कौन कौन से पात्र आए हैं और क्या करना चाहते हैं। वो देखिए, दरख्तों से भरे जंगल में एक जगह ऐसी है जहाँ केवल दो ही रिया स्यात के दरख्त हैं। स्यात के दरख्त किसी भी नाट की तरह एकदम लंबे होते हैं। ये दरख्त एक दूसरे के ठीक आमने सामने हैं। इनके बीच कोई 10 कदम का फासला है। ये दोनों दरख्त एक जैसे और एक सी ही ऊंचाई वाले हैं। एक आदमी इन दोनों दरख्तों के बीच खड़ा है। उसके जिस्म पर सफ़ेद धोती और गेरुआ सा कुर्ता है। सिर पर बड़ा सा मुंडासा बांधे है। कमर में कमंद, कंधे पर लटका हुआ बटुआ बताता है कि वह अय्यार है। हालांकि हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं और अच्छी तरह से पहचानते भी हैं, मगर हम यहाँ उसका नाम नहीं लिखेंगे। यह पहचान पाठकों को खुद करनी है कि वो कौन है। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि आज की रात शुरू होते ही वह जंगल में आ गया था। काफ़ी देर तक वह इन दोनों दरख्तों को ढूंढता रहा और जब मिल गए तो उसने ऐसी सांस ली मानो उसे दरख्त नहीं, कुबेर का खजाना मिल गया। इस वक्त वह दोनों दरख्तों के बीच खड़ा बड़ी हसरत से आकाश पर तैरते चंद्रमा को निहार रहा है, मानो आज ये चंद्रमा ही उसे कुछ देने वाला है। आकाश बिल्कुल साफ था, लेकिन दाहिनी तरफ के आकाश से बादलों का एक टुकड़ा चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। पाठक इस वर्णन को केवल प्राकृतिक वर्णन ही ना समझे, ज़रूर है इसमें कोई गूढ़ भेद छुपा है। जैसे ही इस मुड़ासे वाले की नज़र बादल के उस टुकड़े पर पड़ी, न जाने कि उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभरने लगे। वह परेशान सा नजर आने लगा। चेहरे से झुंझलाहट स्पष्ट चमक रही थी, यहाँ तक कि वह होठों ही होठों में बुदबुदा उठा। उफ, कम बखत ये बादल कहाँ से आ गया। अगर इसने चंद्रमा को ढक लिया तो बहुत ही बुरा होगा। हे ईश्वर, यह टुकड़ा चंद्रमा से बचकर निकल जाए, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर अगली पूर्णमासी। बस इससे आगे कुछ कहता कहता रुक गया वो। नज़र एकटक उस बादल के टुकड़े पर ही जमी हुई थी। आकाश में तैरता बादल का टुकड़ा धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह चंद्रमा के पास जा रहा था, मुंडासे वाले के चेहरे पर परेशानी, क्रोध और बेचैनी के भाव बढ़ते ही जा रहे थे। उसका दिल ऐसा कर रहा था कि भगवान उस वक्त उसे आकाश में उड़ने की ताकत दे दे तो वो बादल के इस टुकड़े को चंद्रमा तक ना पहुंचने दे। मगर ऐसा भला मुमकिन कब था। बादल और चंद्रमा की इस अय्यारी के सामने वह कर भी क्या सकता था। उसके देखते ही देखते बादलों का टुकड़ा चंद्रमा के सामने आ गया। बादल ने चंद्रमा को ढक लिया। जंगल में चारों तरफ फैली चांदनी जैसे एकदम सिमट गई। ये कैफियत देखकर मुंडासे वाले की आंखों में आंसू तैर उठे। आंसू भरी आंखों से वह ढके हुए चंद्रमा को देखने लगा। चंद्रमा की रोशनी ज़मीन पर तो नहीं पड़ रही थी, अलबत्ता उसको ढकने वाला बादल चंद्रमा के सामने आकर चांदी की तरह चमकने लगा था। इस दृश्य को यदि प्रकृति का कोई प्रेमी इस वक्त देखे तो चांदी की तरह चमकता बादल बड़ा लुभावना लगे, मगर हमारे इस मुंडासे वाले को तो ये बादल ऐसा महसूस हो रहा है मानो किसी दुश्मन की फौज हो। वह मन ही मन भगवान से दुआ कर रहा है कि ये बादल जल्दी से चंद्रमा के सामने से हट जाए। हमने इस तरह के प्राकृतिक सौंदर्य से कभी किसी आदमी को इतनी परेशानी में नहीं देखा जितना इस वक्त वह नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे इस बादल ने चंद्रमा को ढककर उसकी अब तक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया हो। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और तैरता हुआ बादल का वह टुकड़ा चांद के सामने से पार होकर आगे बढ़ गया। चंद्रमा की सारी चांदनी झट से फिर चारों तरफ फैल गई। अब उसने बादल के उस टुकड़े पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि झट चांद से नज़र हटाकर वह पलटा और बड़े ध्यान से सियात के उन दोनों दरख्तों की परछाई को देखने लगा। न जाने वह उन दोनों दरख्तों की परछाइयों का मिलन करके क्या देख रहा था। दोनों की परछाई नीचे ज़मीन पर साफ चमक रही थी। इसी हाल में उसे कोई आधा घंटा गुजर गया। कभी चंद्रमा को देखता और कभी उन दोनों दरख्तों की परछाइयों को, जो पल प्रतिपल एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थीं। दरख्तों की परछाइयों की ऊपरी नोकें उसी अनुपात में एक दूसरे के समीप आती जा रही थीं, जिस अनुपात में आकाश पर चंद्रमा अपनी यात्रा कर रहा था।
दोनों दरख्तों के शीशों की नोकें ज्यों ज्यों ज़मीन पर एक दूसरे के निकट आती जा रही थीं, त्यों त्यों उसके दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। एक वक्त ऐसा आया जब दोनों दरख्तों के शीशों की परछाइयाँ ज़मीन पर एक दूसरे से छू गईं। ये देखते ही मुडासे वाले की आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर ज़मीन पर उसी जगह पहुंचा जहां दोनों दरख्तों के शीशों की परछाइयों की नोकें एक दूसरे को छू रही थीं। उस जगह को देखते ही उसके कंठ से खुशी की चीख निकल गई और जल्दी से उसने अपनी जेब से खंजर निकालकर ज़मीन में ठीक उस जगह गाड़ दिया जहाँ वे परछाइयाँ मिली थीं। अब जैसे जैसे अब जैसे उसे चंद्रमा से कोई मतलब नहीं रह गया था। वह दौड़कर एक तीसरे दरख्त के नीचे गया और वहाँ से वह एक फावड़ा लेकर फ़ौरन ही वहाँ आया जहाँ खंजर गड़ा हुआ था। उसके जिस्म में खुद ब खुद न जाने कहाँ से इतनी फुर्ती आ गई थी कि उसने पहले खंजर से अच्छी तरह निशान बनाया। खंजर कमर में कौंसा और फिर वह ठीक उसी निशान पर फावड़े से खुदाई करने लगा। उसके हाथ में दबा हुआ फावड़ा बड़ी तेज़ी से चल रहा था। अब दोनों दरख्तों के शीर्षों की परछाइयों की नोकें एक दूसरे से अलग हो चुकी थीं और आगे पीछे हो गई थीं। मगर अब जैसे हमारे इस मुंडासे वाले को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। वो बिना चंद्रमा, चांदनी, दरख्तों अथवा दरख्त की परछाइयों की कैफियत पर ध्यान दिए खोदने में मस्त है। हम अपने पाठकों को यहाँ ये भी बता दें कि मुंडासे वाला आदमी उस नकाबपोश की मौजूदगी से भी बिल्कुल अनजान है। न जाने कब से उस दरख्त पर बैठा उसकी हर एक हरकत देख रहा है, जिसके नीचे से मुंडासे वाला अपना फावड़ा उठाकर लाया था। मुंडासे वाले को चाहे भले ही उसकी मौजूदगी का एहसास न हो, मगर हम खूब जानते हैं कि वह उस मुंडासे वाले से भी पहले का ही यहाँ आया बैठा है। मुंडासे वाले के आने से पहले वह इस तरह आराम से दरख्त पर बैठा था मानो उसे आज की रात यहाँ किसी के आने का इंतज़ार हो, और वाकई उसे इंतज़ार था भी। जैसे ही मुंडासे वाला उन दोनों सियात के दरख्तों के पास आया था, दरख्त पर बैठे नकाब में छुपे हुए नकाब पोश के होंठ मुस्कुरा उठे थे। उसके होंठों से बुदबुदाहट निकली थी। आ गया कमबख्त, मैं तुझे अच्छी तरह समझूंगा। इसके बाद वह आराम से दरख्त पर बैठा उसकी हरकतें देखता रहा। मुंडासे वाला अपना फावड़ा लाया था, जो उसने उसी दरख्त के नीचे रखा जिस पर कि वह नकाबपोश बैठा था। नकाबपोश ने बड़ी शांति के साथ मुंडासे वाले की एक एक कैफियत देखी थी। बादल को देखकर उसका जी घबरा जाना, परछाइयों के मिलने वाली ज़मीन पर खंजर गाड़ देना, और फिर अब आराम से बैठा उसका खोदना भी देख रहा था। उसको खोदता देखकर एक बार फिर नकाबपोश होंठों ही होंठों में मुस्कुराया और बुदबुदाकर मानो उसने खुद से ही कहा, खोद ले कमबख्त, मेहनत तू करेगा मगर फल मैं चखूँगा, आराम से खोद ले। मुंडासे वाले को खोदते खोदते 1 घंटा बीत गया, बिना एक शायद भी रुके, और सारा दिमाग उधर ही लगाकर वह इसे 1 घंटे में इतना खोद चुका था कि अब उस गड्ढे में से केवल उसकी गर्दन ही चमक रही थी। हाँ, इस बात की हम कसम नहीं खाते कि वह खोदता खोदता बीच में रुककर बिलान से नापता है कि गड्ढा कितना गहरा हो गया। अचानक वह 1 घंटे बाद फिर रुका और पुनः बिलान से गड्ढे की गहराई नापने लगा। इस बार गड्ढे की लंबाई 14 बिलांद हो गई थी। इतना खोदने के बाद उसने एक बार माथे से पसीना पोंछा और बुदबुदाया, बस अब 2 बिलान दाहिनी तरफ को और खोदना है। इस बुदबुदाहट के साथ ही वह दोबारा फावड़ा लेकर लग गया। 2 बिलान दाहिनी तरफ खोदने के बाद उसने फावड़ा एक तरफ रख दिया और उस 2 बिलान में हाथ डाला। उस वक्त उसकी आंखें चमक उठी जब उसके हाथ में लोहे की कोई सख्त चीज़ आ गई। उसके होंठों से निकला, वाह, मिल गई, यही है। और साथ ही उसने कड़ी वस्तु को जोर से दबा दिया। उसकी इस हरकत के साथ ही सारा जंगल तेज गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। सियात के दरख्तों में से बाईं तरफ वाला दरख्त एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ इस तरह अपनी जगह से सरक गया मानो कोई आदमी गंदे पानी में बांस लेकर खड़ा हो। यानी बांस पकड़ने वाला आदमी पानी के गंदलके में छुपा हो और वह बांस जो पकड़ रखा है पानी से बाहर चमक रहा हो। पानी के अंदर ही अंदर आदमी बांस को उसी हालत में पकड़े एक तरफ को बढ़ जाए तो ऐसा महसूस हो कि पानी में सीधा खड़ा बांस चल रहा है। ठीक उसी प्रकार सियात का वह लंबा दरख्त ज़मीन पर चला मानो उस दरख्त की जड़ कोई आदमी अपने हाथ में लिए खड़ा था और उसने अचानक अपनी जगह बदल दी हो। कोई 1 कदम चलकर दरख्त रुक गया। मुंडासे वाला आदमी भागकर उस जगह पहुंचा जहां से दरख्त अभी अभी हटा था। उस जगह नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नज़र आ रही थीं। उसने इस बात का कोई ख्याल नहीं किया कि कोई उसे देख रहा है और फ़ौरन सीढ़ियों पर उतर गया। जैसे ही मुंडासे वाला ज़मीन के अंदर गायब हुआ, वैसे ही नकाबपोश दरख्त पर से नीचे कूद पड़ा। आगे जाकर सीढ़ियाँ ईंट और चूने की बनी पक्की सीढ़ियाँ थीं। 3-4 सीढ़ियाँ चांद की रोशनी में चमक रही थीं। उससे आगे के अंधेरे में गुल थीं। अचानक अंदर के अंधेरे में चकमक चमकी और मोमबत्ती जल गई। मुंडासे वाले ने मोमबत्ती जलाई थी। नकाबपोश भी सीढ़ियों पर उतर गया। अब वे दोनों एक लंबी गुफा में थे। आगे आगे हाथ में मोमबत्ती पकड़े मुंडासे वाला, उसके पीछे नकाबपोश।
दोनों ही उस सुरंग में बढ़ते जा रहे थे। आखिर में मुंडासे वाला एक ऐसी छोटी सी कोठरी में पहुंच गया जिसमें एक कतार में 3 संदूक रखे थे। पाठकों को ये दिमाग में रखना चाहिए कि नकाबपोश उसकी एक एक हरकत देख रहा है। एक शायद उसने ध्यान से बीच वाले संदूक को देखा। अगल बगल के दोनों संदूकों की तरह ही उस पर भी एक मोटा ताला लटक रहा था। मुंडासे वाले ने कोठरी में एक ताक देखकर मोमबत्ती उस पर जमा दी। इसके बाद उसने ध्यान से कोठरी की कैफियत देखी। छत के बीचों बीच रस्सी से एक छींका लटक रहा था। छींका ज़्यादातर गाँव के घरों में पाया जाता है। छत में एक कुंदे से 4 रस्सियों में बंधा एक लकड़ी का चौखटा होता है। जिन्होंने कभी गांव का माहौल न देखा हो वे इस तरह समझे मानो तराजू के एक पलड़े को छत से लटका दिया गया हो। रस्सी से बंधे इस लकड़ी के चौखटे पर गांव में एक हंडिया दूध, दही या मठा भरकर तथा खाना वगैरह रख देते हैं। ऐसे ही छीका मुंडासे वाला इस कोठरी की छत में लटका देखता है। छीके पर एक हंडिया भी रखी है। मुंडासे वाले ने हाथ ऊंचा किया और हंडिया में डाल दिया। उसी पल कोठरी में एक तेज़ फुफकार गूंज उठी। मुंडासे वाले ने जल्दी से अपना हाथ हंडिया में से खींच लिया। उसी पल हंडिया में से काला सांप बाहर झाँककर मुंडासे वाले को देखने लगा। सांप की गोल गोल आंखों में पुतलियां घूम रही थीं। वह रह रहकर अपनी दोहरी जीभ निकाल रहा था। सांप को इस तरह से अपनी ओर देखता पाकर एक बार को तो मुंडासे वाला भी घबरा गया, लेकिन अगली पल मुस्कुराता हुआ वह जैसे खुद से ही बोला, वाह, कमाल की कारीगरी है। आदमी अगर बिना जानकारी के यहाँ आए तो इस सांप को असली ही समझे। कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसने बड़े आराम से सांप की गर्दन पकड़ ली। अब हमारी समझ में आया कि ये सांप असली नहीं नकली है। सांप को हंडिया से निकाल कर मुंडासे वाले ने अपनी 2 उंगलियों से उसकी दोनों चलती हुई पुतलियों को अंदर दबाया। एक झन्नाटे के साथ सांप की जीभ ज़मीन पर गिर पड़ी। सांप की जीभ पतले पतले 2 तारों से बनी हुई थी। उसका पिछला भाग मजबूत लोहे का था और वहाँ से वह ठीक किसी चाबी जैसी लगती थी। सांप को हंडिया में डाल मुंडासे वाले ने ज़मीन से चाबी उठा ली और बीच वाले संदूक की तरफ बढ़ा। इस चाबी से उसने संदूक का ताला खोला और पल्ला उठा दिया। संदूक अंदर से बिल्कुल खाली था। खाली संदूक को देखकर मुंडासे वाला एक बार फिर मुस्कुराया और बोला, वाह, अगर इससे आगे का हाल मालूम ना हो तो आदमी यहाँ भी धोखा खा जाए। कहने के बाद वह ताक पर से मोमबत्ती उठाकर लाया और उसकी लौ संदूक की दाहिनी दीवार पर स्पर्श कराने लगा। ये क्रिया वह संदूक की अंदरूनी दीवार से कर रहा था। उस दीवार पर से हल्का हल्का मोम पिघलने लगा। 5 शायद बाद ही संदूक की दीवार के एक छोटे से हिस्से में लगा मोम पिघलने लगा। अब संदूक की दीवार में 2 नन्हे नन्हे छेद नजर आने लगे। मुंडासे वाले ने वही सांप की जीभ वाली चाबी जिसने पिछले भाग से संदूक का ताला खोला था ली और उसका अगला भाग यानी पतले पतले तारों वाला वह भाग जो रह रहकर सांप के मुंह से बाहर निकलता था, वही तार उन दोनों छेदों में एक साथ डाला और धीरे से बाईं तरफ घुमा दिया। क्लिक की हल्की सी आवाज़ के साथ कोई ताला खुला और संदूक के अंदरूनी दीवार का एक हिस्सा हट गया। अब उस खाली जगह में रखे 5 कलमदानों पर मुंडासे वाले की नज़र पड़ी। 5 कलमदानों को देखते ही मुंडासे वाले की अकल चकरा गई। कई शायद तक तरद्दुद के साथ वह उन्हें घूरता रहा। फिर जैसे खुद से ही बोला, पता नहीं इनमें से कौन सा कलमदान मेरे काम का है। उसने मुझे इतना ही बताया था कि कलमदान यहाँ है, लेकिन यहाँ तो 5 कलमदान हैं। इनमें से मेरे काम का कौन सा है? ज़रूरी बाकी के 4 कलमदान धोखे में डालने के लिए हैं। कई शायद तक मुंडासे वाला तरद्दुद में खड़ा रहा। वह बारी बारी से उन 5 कलमदानों को घूर रहा था। 5 कलमदान लगभग एक से ही थे, इसलिए उसे यह पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही थी कि उसके काम का कलमदान कौन सा है। क्यों, किस तरद्दुद में हो? एकाएक नकाबपोश कोठरी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। इस आवाज़ को सुन मुंडासे वाला बड़ी तेज़ी से चौंक कर पलटा। सामने एक नकाबपोश को देखकर वह न केवल दंग रह गया बल्कि बौखला उठा। इस वक्त यहाँ पर उसने अपने अलावा किसी दूसरे आदमी के होने की कल्पना भी नहीं की थी, मगर उसकी कल्पनाओं पर पानी फेरता हुआ वह नकाबपोश उसकी आंखों के सामने कोठरी के दरवाजे पर खड़ा था। तत्काल मुंडासे वाले ने खुद पर कुछ काबू पाया और बोला, कौन हो तुम? क्या राम रतन ने तुम्हें यह नहीं बताया कि इन 5 कलमदानों में से असली कौन सा है? नकाबपोश ने कोठरी में आते हुए कहा। तुम्हें इससे क्या मतलब? मुंडासे वाला गुर्राया। ठीक कहते हो, हमें क्या मतलब? नकाबपोश बड़े आराम से बोला। हमें तो मालूम है ही कि वह कलमदान है कौन सा। तुम खुद ना सही, हम खुद ले जाएंगे। हटो हमारे रास्ते से। हम भी तुम्हारी तरह कलमदान ही लेने आए हैं। ये तुम्हारे काम का उतना नहीं होगा जितना हमारे काम का है। बको मत, मुंडासे वाला गरज उठा, वरना मौत के घाट उतार दूंगा। यहाँ आने में मेहनत मैंने की है। वाकई? नकाबपोश बिना घबराए बोला। हम शुरू से ही दरख्त पर बैठे तुम्हें देख रहे थे। अगर वो बादल का टुकड़ा चंद्रमा के सामने अड़कर ही रह जाता तो उन दोनों दरख्तों के शीशों की परछाइयाँ आपस में नहीं मिलती और तुम्हें यह पता नहीं लगता कि 14 बिलान कहाँ खोदना है। और फिर तुम अगली पूर्णमासी की रात पहले यहाँ नहीं आ पाते। इसलिए तो तुम उस वक्त रो पड़े जब बादल के टुकड़े ने चांद ढक लिया। इसका मतलब तुम अपनी जान गंवाने आए हो।
कहते हुए मुढ़ासे वाले ने एक झटके से अपनी कमर से खंजर खींच लिया। गड़ जा, अगर जान की खैर चाहते हो तो जिस तरह तुम चुपचाप यहाँ आए हो उसी तरह चले भी जाओ, वरना हम तुम्हें जिंदा ना छोड़ेंगे। अब तो यहाँ से कलमदान लेकर ही जाएंगे। कहते हुए नकाबपोश ने भी अपने कपड़ों में छुपा खंजर निकाल लिया। दोनों में से कोई भी पीछे ना हटा। दोनों ही अपने अपने खंजर संभाल कर एक दूसरे की तरफ बढ़े। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई में नकाबपोश मुढ़ासे वाले पर कुछ हावी सा हो गया था। समय के साथ साथ मुढ़ासे वाला उसके सामने कुछ कमज़ोर सा पड़ गया। एक बार वे दोनों लड़ते हुए संदूक के ऊपर जा गिरे। मोमबत्ती बुझ गई। कोठरी में अंधेरा छा गया था। अब इस लड़ाई में कौन किस पर हावी है हम बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। देखें भी कैसे, कोठरी में को अंधेरा जो है। हाँ, अंधेरे में से हमें ऐसी आवाज़ें अब भी आ रही हैं जैसे वे अंधेरे में एक दूसरे से उठापटक कर रहे हैं। कुछ देर बाद लड़ाई की आवाज़ें आनी बंद हो गई। अब कोठरी में पूरी तरह सन्नाटा है। समझ में नहीं आता कि इनमें से कौन हारा है और कौन जीता, या दोनों ही बेहोश होकर पड़ गए। दोनों एक साथ भला कैसे बेहोश हो सकते हैं? एक ना एक तो होश में ही होगा। जो जीता है वो उठता क्यों नहीं, मोमबत्ती क्यों नहीं जलाता? पाठक ज़रा अपना दिमाग घुमाएं। कहीं इस अंधेरे में कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं हो रही जिससे हम और आप कोई बहुत बड़ा धोखा खा जाएं? इस अंधेरे में हम आँखों से नहीं दिमाग से देख सकते हैं। लड़ाई बंद होने के बाद भी इतनी देर तक सन्नाटा शक पैदा कर रहा है। खैर, कोई ज़्यादा गूढ़ बात नहीं है। पाठक अगर दिमाग से देखेंगे तो वो ज़रूर पकड़ लेंगे। काफ़ी देर बाद हमें कोठरी में से कुछ आहट सी मिली। ऐसा लगता है जैसे दोनों में से कोई उठा, चकमक चमका और मोमबत्ती जल गई। अब हम लड़ाई के बाद की कोठरी की कैफियत अच्छी तरह से देख सकते हैं। यह मोमबत्ती मुढ़ासे वाले ने ही जलाई थी। हम देख रहे हैं कि नकाबपोश बेहोशी के आलम में अटांगलीफ हुआ फर्श पर बेहोश पड़ा है। एक नज़र वह नकाबपोश पर डालता है, फिर संदूक में रखे उन पाँचों कलमदानों को घूरने लगा। वह फिर कलमदानों को बड़े ध्यान से देखने लगा। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने पाँचों ही कलमदान उठा लिए। 2 कलमदान उसने मुढ़ासे में छुपाए, 2 बटुए में डाले और एक धोती की लांग में लगा लिया। इतना काम करके वह मोमबत्ती हाथ में लेकर कोठरी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा और उसकी नज़र बेहोश नकाबपोश पर पड़ी। जैसे खुद से ही बोला, हरामज़ादा, कलमदान लेने आया था, मेहनत कोई करे, मालतू हड़पे। इतना कहकर अपने दिल को शांति देने के बाद कोठरी से बाहर निकल गया। सारा रास्ता उसी तरह खुला पड़ा था जैसा वह छोड़कर आया था। ज़्यादा मुख्तसर में ना पढ़कर हम यहाँ लिख देते हैं कि वह जंगल में आ गया और उसी 14 बिलान के गड्ढे में जाकर उसी कार्रवाई के ज़रिए दर्द को पहली जगह पर ही कर दिया। अब वह बड़े आराम से लंबे लंबे कदम रखता हुआ एक तरफ को रवाना हो गया। वह बहुत खुश नज़र आ रहा था। ये तो तय था कि इन पाँचों में से एक न एक कलमदान वो है जिसकी उसको सख्त ज़रूरत है। कलमदान उसने हासिल कर लिया। ये सोच सोच कर ही वह खुश होता हुआ आगे बढ़ रहा था। कलमदान मिलने की खुशी में उसका ये हाल था मानो उसके हाथ कुबेर का खजाना लग गया। अभी वह ज़्यादा जंगल तय नहीं कर पाया था कि ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक आदमी उसके सामने आ गया। उसके सारे जिस्म पर तो सफ़ेद कपड़े थे ही, बल्कि चेहरे पर भी सफ़ेद नकाब थी। एक शायद के लिए वह सफ़ेद कपड़े वाले को देखकर टिटका, तभी सफ़ेद पोश बोला, ले आए कलमदान? ओह तुम, किसी तरह के तरद्दुद का सामना तो नहीं करना पड़ा? सफ़ेद पोश ने पूछा। करना तो पड़ा था, मुंडासे वाला बोला। जिस वक्त मैं संदूक खोलकर कलमदान निकालने की सोच रहा था उस वक्त एक नकाबपोश ने मेरे काम में अड़चन डालने की कोशिश की, मगर मैंने उसे खूब मज़ा चखाया और बेहोश कर दिया। वह नकाबपोश कौन था और किस तरह की जानकारी से वहाँ पहुँच गया? सफ़ेद पोश ने सवाल किया। मुंडासे वाले ने कोई उत्तर ना दिया। बातें करते हुए अब वे साथ साथ एक तरफ को जा रहे हैं। मुंडासे वाला अपने साथ गुजरा सारा हाल बयान करता चला जा रहा है। सारा हाल बयान करने के बाद खुद ही सफ़ेद पोश से सवाल किया, लेकिन वहाँ मौजूद इन पांचों कलमदानों का क्या मतलब है? इनमें से कौन सा असली है? इन पांचों में से ही एक वह भी है, सफ़ेद पोश ने कहा। अगर कोई वहाँ किसी तरह पहुँच भी जाए तो बाकी के 4 उसे धोखे में डाल दें। ये इसी मकसद से वहाँ रखे गए थे। हम पहचान लेंगे कि इनमें से असली कौन सा है। अभी वे जंगल में इसी तरह की बातें करते हुए जा ही रहे हैं कि जिस वक्त वे एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, अचानक एक काला भुजंग व्यक्ति दरख्त से कूदकर ठीक उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके जिस्म पर केवल एक काली लंगोट थी, बाकी सारा बदन नंगा और काली स्याही से पुता हुआ था। चेहरा भी काली स्याही से पुता होने के सबब से वे उसे पहचान न सके, बल्कि ऐसे वक्त में उसे देखते ही वे डर गए। वह आदमी काला भूत सा लग रहा था। चांदनी में चमकता उसका काला बदन बड़ा ही भयानक लग रहा था। जब तक हमें इसका नाम पता नहीं लगता उस वक्त तक हम इसे काला भूत ही लिखेंगे। मुंडासे वाला एकदम संभल कर बोला, कौन हो तुम? तो इसे तो धोखे में डाल सकता है बदकार। काला भूत सफ़ेद पोश की तरफ इशारा करके मुंडासे वाले से बोला, मगर हमें नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू वो नहीं है जो कई दिन से हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप? सफ़ेद पोश के मुँह से काले भूत के लिए निकला, आप यहाँ? तुम बीच में मत बोलो।
काले भूत ने सफ़ेद पोश को डांट दिया। तुम्हें इसे पहचानने में धोखा हुआ है, लेकिन हम इसे बखूबी पहचान गए। ये वो नहीं है जो तुम इसे समझ कर मदद कर रहे हो। ये तुम्हें क्या हो गया? मुंडासे वाला बोला। हमसे इस कदर बदतमीजी करने का सबब क्या है? अभी बता देते हैं, कहते हुए काले भूत ने तलवार निकाल ली। हालांकि हमारे मुंडासे वाले ने भी फ़ौरन ही तलवार खींच ली थी, मगर अभी वह काले भूत पर हमला करने के लिए तैयार भी नहीं हुआ था कि काले भूत की तलवार उसके जिस्म से छू गई। मुंडासे वाले को एक तेज झटका लगा और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सफ़ेद पोश बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। काले भूत ने तलवार अपने नंगे कंधे पर लटकी म्यान में डाली और मुंडासे वाले की तलाशी लेने लगा। उसने पांचों कलमदानों को ध्यान से देखा और एक कलमदान अपने बटुए के हवाले कर बाकी के वहीं छोड़ सफ़ेद पोश से बोला, चलो। सफ़ेद पोश चुपचाप उसके साथ चल दिया। अगर हम ज़रा सा धोखा खा जाते तो ये कलमदान हाथ से जाता रहता, काले भूत ने चलते हुए कहा। इसी तरह की बातें करते हुए वे जंगल का रास्ता तय करने लगे। कोई 1 घंटे बाद जब उन्हें थकान सी महसूस हुई तो वे एक भारी दरख्त के नीचे बैठ गए। रात का करीब अभी एक पैर बाकी था। चंद्रमा अपनी यात्रा के अंतिम दौर में था। काले भूत ने बटुए से कलमदान निकाला और उसकी सील को ध्यानपूर्वक देखने लगा। अभी वह सील ध्यान से देख भी नहीं पाया था कि अचानक एक शेर की भयानक आवाज़ ने उन दोनों को कपकपा कर रख दिया। दोनों ने ही आवाज़ की दिशा में देखा। दरख्तों के बीच से छनती हुई चांदनी में एक जगह शेर खड़ा उन्हें घूर रहा था। रात के इस वक्त सन्नाटे में शेर को इतने पास देखकर दोनों की रूह तक कांप उठी। सफ़ेद पोश तो चीखकर काले भूत से लिपट गया। काले भूत का हाथ बड़ी तेज़ी से तलवार की मूठ पर गया। अभी वह तलवार म्यान से बाहर खींच भी नहीं पाया था कि बहुत ज़ोर से गरजता शेर उसके ऊपर कूदा। काला भूत बुरी तरह से बौखला गया। शेर ने पंजों से उसकी छाती का बहुत सा मांस नोच लिया। अपने मुंह से कलमदान छीना और इससे पहले कि काला भूत कुछ समझ पाए, शेर भागकर जंगल में गायब हो गया। चौथा बयान। आज हम ये नया बयान बलदेव सिंह से ताल्लुक़ रखने वाला लिख रहे हैं। अगर आप इस कथानक को बारीकी से पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर याद होगा कि इस कथानक के 5वें भाग के दूसरे बयान के बाद से बलदेव सिंह के बारे में कहीं नहीं लिखा गया है। अतः इस बयान को 5वें भाग के दूसरे बयान से आगे का ही समझना चाहिए। याद रहे कि उस बयान में गुरबचन सिंह ने बलदेव सिंह को धोखे में डालकर सुरंग में बेहोश कर दिया था। पाठकों को ये भी समझ लेना चाहिए कि ये बयान हम कुछ विलंब से लिख रहे हैं, वरना कहानी तो बहुत आगे निकल चुकी है। हम देखते हैं कि सुरंग में अनटांग फील पड़े बलदेव सिंह को धीरे धीरे होश आया और वह उछलकर खड़ा हो गया। उसने ध्यान से अपने चारों तरफ देखा। खुद को उसी सुरंग में पाकर बलदेव सिंह को बेहोश होने की घटनाएं याद आने लगी। ये तो उसे नहीं पता कि यहाँ बेहोशी के आलम में पड़े उसे कितना वक्त गुजर गया। हाँ, उसे गुरबचन सिंह की बताई हुई सारी बातें ज़रूर याद आने लगी। गुरबचन सिंह ने उससे कहा था कि उसकी माँ तारा, हाँ ये भी तो कहा था कि तारा उसकी सौतेली माँ थी। खैर, आगे देखा जाएगा कि गुरबचन सिंह ने ये बात झूठी कही थी या सच। उसने कहा था कि तारा के साथ व्यभिचार करने वाला गिरधारी सिंह नहीं था। तारा के साथ व्यभिचार हुआ भी नहीं, बल्कि वह तो पिशाचनाथ से मोहब्बत करती थी और उसी के चक्कर में आकर तारा ने एक नाटक खेला था। बलदेव सिंह सोचने लगा। उसके बेहोश होने से पहले गुरबचन सिंह ने उसे बताया था कि ये सारी साजिश साजिश पिशाचनाथ की थी। पिशाचनाथ और तारा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। बड़ी गहरी चालबाजी से पिशाचनाथ रक्त कथा पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था। उसने तारा को यह लालच दिया कि वह उसे अपनी पत्नी बना लेगा और वह राक्षसनाथ के तिलिस्म की दौलत हत्या कर सारी ज़िंदगी ऐश करेंगे। तारा इस लालच में आ गई। पिशाचनाथ तुम में, बलदेव सिंह और पिता श्याम सिंह और बागी सिंह और उसके पिता गिरधारी सिंह में दुश्मनी कराना चाहता था, जिससे तुम चारों का दिमाग अय्यारी की तरफ से हटकर आपस की दुश्मनी में लग जाए। और अपने इस मकसद में कामयाब होने के लिए उसने तारा से मिलकर एक साजिश रची, जिसके तहत उसने खुद गिरधारी का भेष बनाया और तुम दोनों बाप बेटों यानी बलदेव और श्यामा को दिखाने के लिए ऐसा नाटक किया जैसे गिरधारी सिंह तुम्हारी माँ और श्यामा सिंह की पत्नी तारा की असमत लूट रहा हो। तुम उसकी चाल में आ गए और आज तक अंधेरे में हो। ये सारी कहानी बताने के बाद गुरबचन सिंह ने यह भी बताया था कि जिस गिरधारी सिंह को वो बलदेव सिंह गिरधारी समझ रहा है, असल में वो उसी का पिता श्यामा सिंह है। असली गिरधारी सिंह को तुम्हारे पिता श्यामा सिंह ने कैद कर रखा है और खुद गिरधारी सिंह बने बैठे हैं। जब बलदेव सिंह ने इसका सबब पूछा तो गुरबचन सिंह ने बताया कि जिस वजह से तुमने बागी सिंह को कैद कर रखा है और ख़ुद बागी सिंह बने हुए हो। इस पर बलदेव सिंह ने जवाब दिया, मैंने तो यह यारी इसलिए की ताकि इसके पिता गिरधारी सिंह से बदला ले सकूं। जवाब में गुरबचन सिंह ने बताया, बस तुम्हारे पिता श्यामा सिंह भी गिरधारी को गिरफ्तार करके गिरधारी इसलिए बन बैठे हैं
कि वह गिरधारी सिंह के लड़के श्यामा सिंह से बदला ले सके। अब दुविधा की बात यह है कि तुम यानी बलदेव अपने पिता श्यामा सिंह को गिरधारी समझते हो और तुम्हारा पिता तुम्हें बागी सिंह। इस तरह से तुम बाप बेटे एक दूसरे की ही गर्दन साफ करने के चक्कर में हो। तुमने बागी सिंह को और तुम्हारे पिता श्यामा सिंह ने गिरधारी को बेगुनाह होते हुए कैद कर रखा है। असल मुजरिम तो पिशाचनाथ है, जिसका ये सब किया धरा और जिसने तुम में दुश्मनी के बीज बोए हैं। इन सब बातों की याद आते ही बलदेव सिंह सोचने लगा, क्या गुरबचन सिंह की बताई हुई ये सब बातें सच हैं? अगर ये सच है तो बड़ा ही अनर्थ होने जा रहा था। या तो वही गिरधारी सिंह के भुलावे में अपने पिता की गर्दन काट डालता, अथवा उसके पिता बागी सिंह के भुलावे में उसकी गर्दन काट डालते। अगर गुरबचन सिंह की बताई हुई कहानी सच है तो गिरधारी सिंह और श्यामा सिंह के साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। ये वे बेचारे बेगुनाही कैद की जिल्लत उठा रहे हैं, असली गुनाहगार आराम से घूम रहा है। परंतु ये भी तो मुमकिन है कि ये सब कुछ गुरबचन सिंह ने झूठी बोला हो, अल्फांसे को हासिल करने के लिए। अगर गुरबचन सिंह इस तरह का झूठ बोलते हैं तो कोई ज़्यादा तरद्दुद की बात नहीं है। इन्हीं बातों को सोचते सोचते उसे कोई 15 शायद गुजर गए। फिर वह कुछ फैसला करके सुरंग में आगे बढ़ गया। पीपल वाले रास्ते, इस रास्ते का हाल पहले भाग में लिखा जा चुका है। इसे जंगल में आ गया। पीपल का रास्ता बंद करके बलदेव सिंह आगे बढ़ गया। उसकी चाल बहुत तेज़ थी, मानो वो जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचना चाहता हो। कुछ देर बाद वह उसी पुराने मंदिर में पहुंच जाता है। उसी में लिखी तरकीब से वह शंकर की मूर्ति के तीसरे नेत्र वाले रास्ते से, पाठकों को याद होगा इसी रास्ते से वह अल्फांसे को ले गया था, उसी बाग में पहुंच गया। बाग के दक्षिण तरफ वाले मकान में जाकर उसने उसी कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जिसमें अल्फांसे को ले गया था। दरवाज़ा गिरधारी सिंह ने ही खोला। बलदेव सिंह ने कमरा अंदर से बंद किया। अभी वह मुड़ा ही था कि गिरधारी सिंह बोला, बेटे, अल्फांसे तो ना जाने नीचे से कहाँ चला गया। उसकी बात छोड़ो, बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह, जो अभी तक बागी सिंह के ही भेष में था गुर्राया, पहले तुम बताओ कि कौन हो तुम? अरे, कैसी बातें करते हो बागी बेटे? मैं तुम्हारा पिता हूँ गिरधारी सिंह, मैं चौंक कर बोला। झूठ बोलते हैं आप गिरधारी सिंह नहीं श्यामा सिंह हैं, बलदेव सिंह ने कहा। ओह, तो आज तुमने मुझे पहचान ही लिया। मुस्कुराते हुए गिरधारी सिंह ने बड़ी तेजी से एक झटके के साथ म्यान से तलवार खींच ली और पैतरा बदल कर बोला, कोई चिंता नहीं, आज तेरा आखिरी दिन है। दरवाज़ा तूने खुद बंद कर ही दिया है। अब गिरधारी सिंह के मुंह से उसके पिता श्यामा सिंह की आवाज़ निकल रही थी। सुन बेटे, तेरा बाप तो उसी दिन से मेरी कैद में सड़ रहा है, जिस दिन से उसने मेरी पत्नी के साथ व्यभिचार करके उसे मार डाला। आज मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। कहने के साथ ही उसने बड़ा तगड़ा वार बलदेव सिंह पर किया। हालांकि बलदेव सिंह ने बचने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी उसके पिता की तलवार कंधे पर घाव बनाई गई। अभी श्यामा सिंह अपनी तलवार का दूसरा वार उस पर करने ही वाला था कि बलदेव सिंह चीख पड़ा, पिताजी, मैं बागी सिंह नहीं, आपका लड़का बलदेव हूँ। श्यामा सिंह का हाथ जहाँ का तहाँ ठहर गया। वह गुस्से से चीखा, झूठ बोलता है बदकार। नहीं पिताजी, अचानक बलदेव सिंह अपनी असली आवाज़ में बोला, मैं बलदेव ही हूँ। और आवाज़ पहचानते ही श्यामा सिंह के पैरों तले से जैसे धरती निकल गई। न केवल तलवार वाला हाथ बल्कि उसका सारा जिस्म ही काँप उठा। उसने ध्यान से बागी सिंह को देखा जिसके मुंह से उसके बेटे की आवाज़ निकली थी। अब एक दूसरे को पहचानने में उनके सामने कोई उलझन न रही। सवाल जवाब करके उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। जब श्यामा सिंह पर यह भेद खुला कि वह अभी अपनी ही अय्यारी से धोखा खाकर अपने बेटे को मार डालते, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बलदेव सिंह ने झपट कर अपने पिता के पैर पकड़ लिए। श्यामा सिंह ने उसे पैरों से उठाया और सीने से लगा लिया। दोनों इस मिलन पर घंटों बात करते रहे। तब कहीं जाकर माहौल आम हुआ। तब श्यामा सिंह ने बलदेव से हाल पूछा तो बलदेव ने सारी बातें साफ साफ बता दी। उधर श्यामा सिंह ने भी बलदेव को अपना सारा हाल बताया। जब सारी बातें उनके सामने साफ हो गईं तो श्यामा सिंह बलदेव सिंह को लेकर वहीं पहुंचा जहां असली गिरधारी सिंह कैद था। पाठक इस कैद खाने की कैफियत और वहां तक का रास्ता पहले भाग में बखूबी पढ़ा है। यहाँ पर हम बेकार इधर उधर की बातें ना लिखकर इतना ही लिखते हैं कि उन्होंने कैद में पड़े हुए गिरधारी को सारी बातें समझाईं और दोनों ने ही गिरधारी के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगी। सब कुछ समझने के बाद गिरधारी को भी यह मालूम हुआ कि देखा जाए तो गलती श्यामा सिंह और बलदेव सिंह की भी नहीं है। अगर उनकी जगह वह होता तो धोखा खा जाता और वह करता जो श्यामा सिंह ने किया था। इसी बात को सोचते हुए श्यामा सिंह को उसने माफ़ कर दिया। गिरधारी सिंह को साथ लेकर वे वापस आए। फिर उन दोनों को बलदेव सिंह उस बाग में ले गया जिसमें उसने अल्फांसे को रखा था। पाठकों को याद होगा कि ये बाग में बाद में पहुंचे हैं। उससे पहले ही गुरबचन सिंह अल्फांसे को इस बाग से निकाल कर ले जा चुका है। आपको ये याद होगा कि गुरबचन सिंह बलदेव सिंह को बेहोश करने के बाद सीधा उस बाग में अल्फांसे के ही पास आया था। गुरबचन सिंह द्वारा उस बाग से अल्फांसे को निकाल ले जाने का हाल हमारे पाठक दूसरे भाग के 10वें बयान और चौथे भाग के
10वें बयान में बखूबी पढ़ा है और 5वें भाग के दूसरे बयान में साफ साफ लिखा जा चुका है कि बलदेव सिंह को सुरंग में बेहोश करने के बाद गुरबचन सिंह सीधे अल्फांसे के पास बाग में पहुंचे थे। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब श्यामा, गिरधारी और बलदेव सिंह बाग में पहुंचे तो क्या मिला होगा। इन्होंने बाग में इधर उधर टहलकर अल्फांसे को काफ़ी तलाश किया, मगर मिलना ही क्या था। पाठक तो जानते ही हैं कि इस मामले में गुरबचन सिंह बाजी मार ले गए। अच्छी तरह से तलाश करने के बाद जब वे तीनों नाकाम होकर बाग में एक जगह जमा हुए तो बलदेव सिंह बोला, मेरा ख्याल है कि अल्फांसे को यहाँ से गुरबचन सिंह ही निकाल कर ले गए। यही बात होगी, गिरधारी बोला। गुरबचन सिंह का कहीं भी पहुँच जाना नामुमकिन नहीं है। खैर, ये सब बात तो बाद में सोची जाएंगी। पहले तुम वहाँ चलो जहाँ तुमने बागी सिंह को कैद कर रखा है। इस तरह से वे तीनों उस बाग से रवाना हुए। इस बाग से निकलने का रास्ता पाठकों ने चौथे भाग के 10वें बयान में पढ़ा है। सीधे उसी पीपल वाले रास्ते से वे कैद में पड़े बागी सिंह के पास पहुंचे। कैद में पड़ा बागी सिंह गुरबचन सिंह की सारी बातें सुन ही चुका था, सो उसे हकीकत मालूम हो गई थी। बलदेव सिंह को उसके पास जाकर केवल यही कहने की ज़रूरत पड़ी, भाई मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे सामने गुरबचन सिंह ने मुझे जो कुछ बताया वो तुमने भी सुना। बस इतना ही कह सकता हूँ कि वह सब सच था और मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। इत्यादि इसी तरह के अल्फाजों में बलदेव सिंह के साथ साथ श्यामा सिंह ने भी माफ़ी मांगी। जब उसके पिता गिरधारी सिंह ने ही उन्हें माफ़ कर दिया था तो फिर भला बात ही क्या रह गई थी। चारों मिल गए। कुछ देर तक चारों ने वहीं बैठकर बातचीत की। इस मजलिस में यह तय हुआ कि सबसे पहले यहाँ से सीधे चलकर राजा दलीप सिंह से मिला जाए। उसी बात पर अमल किया गया और चारों चमनगढ़ की तरफ रवाना हुए। अगले दिन दोपहर तक वे राजा दलीप सिंह से मिल सके। इस वक्त हम एक कमरे में राजा दलीप सिंह और सिर्फ इन चारों को ही देख रहे हैं। कमरे में इन पांचों शख्सों के अलावा और कोई नहीं है। दरवाज़ा अंदर से बंद है। राजा दलीप सिंह पलंगड़ी पर बैठे हैं और वे चारों कमरे के फर्श पर बिछे कालीन पर। राजा दलीप सिंह ने बात यूँ शुरू की, भाई गिरधारी सिंह, तुम और तुम्हारा बेटा बागी सिंह इतने दिन से कहाँ थे? इस बीच में हमें तुम्हारी बड़ी ज़रूरत पड़ी, मगर बहुत तलाश के बावजूद भी तुम हमें कहीं मिले ही नहीं। वही हाल खुलासा बताने के लिए तो आज मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ महाराज। जवाब श्यामा सिंह ने दिया। हम चारों का हाल बड़ा ही अजीब सा है। आपको ये सुनकर तरद्दुद होगा कि ये बाप बेटे हम बाप बेटों की कैद में थे। क्या मतलब? दलीप सिंह का चौंकना स्वाभाविक ही था। तुम्हारी कैद में? जी हाँ, श्यामा सिंह ने कहा। आपको ये हाल मैं शुरू से ही बताता हूँ, तभी आपकी समझ में आएगा। ये हाल उस रोज़ से शुरू हो रहा है जब पिशाचनाथ भी हमारे साथ साथ आपका यार था। ये तो हम नहीं जानते कि आपने रक्त कथा कहाँ से हासिल की थी, मगर इतना जानते हैं कि रक्त कथा महफूज रखने के लिए आपने पिशाचनाथ को दी थी। आपने हमें इस बात की खबर भी नहीं की थी। हम इस मामले को गुप्त रखना चाहते थे, दलीप सिंह ने कहा। हम इस बात की शिकायत नहीं कर रहे हैं कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, श्यामा सिंह ने कहा। केवल वह हाल बता रहे हैं जो हमारे साथ गुजरा है। न जाने कैसे बेगम बेनज़ूर को यह भनक लग गई कि रक्त कथा आपके पास है। अभी श्यामा सिंह इतना ही कह पाया था कि दलीप सिंह ने टोका, हाँ, वह सारा हाल हमें उन्हीं दिनों पिशाचनाथ ने बताया था। पिशाचनाथ के बताने और हमारे बताने में थोड़ा फ़र्क है महाराज, श्यामा सिंह ने कहा। आप अगर शांति से हमारी बातें सुने तो आपको बहुत कुछ भेद की बातें पता लगेंगी। पिशाचनाथ ने सारी बातें अपने ही हक में बताई होंगी, जबकि हकीकत ये नहीं है। दलीप सिंह की इजाज़त मिलने के बाद श्यामा सिंह ने कहना शुरू किया, बेगम बेनज़ूर ने रक्त कथा आपके यहाँ से हासिल करने का काम अपने दबंग अय्यार शैतान सिंह को सौंपा। शैतान सिंह की पत्नी नसीम बानो ने महल में अय्यारी करके ये बात पता लगा ली कि रक्त कथा महफूज रखने के लिए आपने पिशाचनाथ को दी है। अब शैतान सिंह पिशाचनाथ के पीछे पड़ा। पहले उसने अपने लड़के बिहारी सिंह को पिशाच की लड़की जमुना के चक्कर में लगाया। जमुना बिहारी की मोहब्बत में फंस गई। बिहारी सिंह जमुना से रातों को मिलने के लिए पिशाचनाथ के घर जाने लगा। जमुना से मिलने का तो केवल बहाना था, असल में तो वह रक्त कथा हासिल करने जाता था। पिशाचनाथ अक्सर रातों को अय्यारों के चक्कर में घर से बाहर रहता ही था, मगर कई दिनों की कोशिश के बावजूद बिहारी सिंह पिशाचनाथ के मकान से रक्त कथा तलाश न कर सका। तब शैतान सिंह ने इस काम के लिए एक दूसरी चाल सोची। इस चाल के तहत उसने पिशाचनाथ की पत्नी रामकली का अपहरण किया और अपनी पत्नी नसीम बानो का रामकली बुला दिया। उसका काम यह था कि वह किसी तरह पिशाचनाथ को धोखे में डालकर उससे रक्त कथा का पता पूछे। अगले दिन जब पिशाचनाथ घर पहुंचे तो रामकली बनी नसीम बानो की एक आध हरकत देखकर उसे शक हुआ और वह समझ गया कि इस वक्त घर में मौजूद रामकली कोई अय्यार है। मगर उसने अपने दिल के ये जज्बात जाहिर नहीं किए, चुपचाप चला गया। उसी रात को पिशाचनाथ अपने 3 शागिर्द तैयारों के साथ घर पर आया। इससे पहले ही दिन में पिशाचनाथ ने यह पता लगाकर कि रामकली कहाँ कैदों से छुड़ा लिया था। जिस वक्त वह अपने 3 शागिर्दों के साथ रात को घर आया तो चारों के चेहरों पर नकाब थे। इस तरह से उन्होंने रामकली बनी नसीम बानो का अपहरण किया।
लेकिन उस रात की सारी घटना पिशाच की लड़की जमुना ने अपने कमरे में से छुपकर देख ली। ठहरिए पिताजी, एकाएक बलदेव ने टोका। यहाँ मैं थोड़े से अल्फाज कहकर महाराज को अपनी बात बता दूँ तो सिलसिला भी दुरुस्त होगा और सारी बात भी महाराज की समझ में साफ साफ आ जाएगी। उसकी बात सुनकर श्यामा सिंह ने उसे कहने की इजाज़त दी। बलदेव सिंह ने कहा, पिताजी बताए आए हैं कि असली रामकली को पिशाचनाथ ने दुश्मन की कैद से दिन में ही आज़ाद कर लिया था, मगर वह ये नहीं जान सके थे कि कैद किसकी थी। रात को अपने 3 शागिर्दों के साथ नकाब पहनकर घर की तरफ जाते वक्त पिशाचनाथ ने मुझसे यानी बलदेव सिंह से कहा कि 2 घंटे बाद रामकली को लेकर मैं घर चला जाऊँ। उसने मुझे और रामकली को बता दिया था कि वहाँ कोई दूसरी ही औरत रामकली बनी बैठी है। उसने रामकली से कहा कि तुम्हें वहाँ नकली रामकली जैसे ही अभिनय करना है। जिसने भी इस औरत को रामकली बनाकर वहाँ रखा होगा वह तुमसे यानी रामकली से मिलेगा। तुम्हें उसका भेद जानना है। मुझे पिशाचनाथ का हुक्म ये था कि मैं नकाब पहनकर गुप्त रूप से उस रात मकान की चौकसी करूं। सारा काम उसके कहे मुताबिक ही होता। इतना कहकर बलदेव सिंह चुप हो गया। फिर श्यामा सिंह बोला, तो मैं ये कह रहा था कि उस रात की सारी कार्रवाई जमुना ने देख ली। पिशाचनाथ को यह पता नहीं था। वह नसीम बानो के लिए मठ पर पहुंचा। ये वो मठ है जहाँ पिशाचनाथ अपने शागिर्दों को अय्यारी सिखाता है। सारा हाल देखकर जमुना ये ना समझ सकी कि उसके पिता को उसकी माँ का इस तरह अपहरण करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। यहाँ गौरव सिंह के उन चारों अय्यारों के बारे में तो बता दो श्यामा, गिरधारी ने कहा। हाँ, यहीं पर उनके बारे में भी बता देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे किस्से में किसी तरह की परेशानी ना हो जाए। उन्होंने पिशाचनाथ से रक्तकथा हासिल करने का काम अपने 4 अय्यारों भीम सिंह, बेनी सिंह, नाहर सिंह और गुलशन को सौंपा। ये चारों पिशाचनाथ के शागिर्दों में शामिल हो गए थे। वैसे ये केवल उन चारों का ही ख्याल था कि वे अपनी बातों से धोखा देकर पिशाचनाथ के शागिर्द बन गए। हकीकत ये थी कि पिशाचनाथ अच्छी तरह से उन चारों की हकीकत से वाकिफ था। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि पिशाचनाथ जानता था कि वे चारों गौरव सिंह के अय्यार हैं? जी महाराज। तो फिर पिशाचनाथ ने उनके धोखे में आ जाने का अभिनय क्यों किया? उसने उन चारों को अपना शागिर्द क्यों बनाया? यही तो उसकी चाल थी, जिसके बारे में आगे चलकर आपको पता लग जाएगा, श्यामा सिंह ने कहा। फिलहाल यहाँ तो आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि वे चारों इस भुलावे में थे कि उन्होंने पिशाचनाथ को धोखा दे दिया है, जबकि हकीकत ये थी कि पिशाचनाथ ये तक भी नहीं जानता था कि वे रक्त कथा हासिल करने के चक्कर में यहाँ आए हैं। इस बात को फ़िलहाल यहीं छोड़िए और आगे देखिए कि क्या होता है। नसीम बानो को कैद करके पिशाचनाथ यहाँ से चल दिया। जमुना उसी के पीछे चली। ये सारी हरकतें शैतान सिंह को पता लग गईं। जमुना के देखते ही देखते वह दूसरा पिशाचनाथ बनकर असली पिशाचनाथ के सामने अड़ गया। यहाँ शैतान सिंह बने पिशाचनाथ ने असली पिशाच को एक टमाटर दिखाकर डरा दिया। आप भी सोचते होंगे कि भला पिशाचनाथ जैसा दबंग अय्यार भला एक छोटे से टमाटर से क्यों डरने लगा। हाँ, ये सवाल तो हम करने ही वाले थे, दलीप सिंह ने कहा। ये भेद तो हम भी नहीं जानते कि पिशाचनाथ टमाटर से इतना क्यों डरता है, श्यामा सिंह ने कहा। लेकिन हाँ, डरता ज़रूर है। इस दुनिया में कदाचित शैतान सिंह ही एक ऐसा आदमी है जो टमाटर के भेद को जानता है। हमें मालूम है कि उन्हीं दिनों में पिशाचनाथ ने आपके पास आकर ये सब बातें बताई थी, किंतु उसने टमाटर का नाम भी आपके सामने नहीं लिया होगा। जब दलीप सिंह ने भी इस बात का इकरार किया कि वाकई पिशाच ने अपने किस्से के बीच में कहीं भी टमाटर का जिक्र नहीं किया, तो श्यामा सिंह ने अपना किस्सा आगे बढ़ाया। इस जगह पर पिशाच और जमुना को शैतान सिंह ने बेहोश कर दिया। जमुना के लिए एक खत छोड़ा। उसमें इस तरह का मजमून था जैसे पिशाच ने लिखा हो। इस पत्र में जमुना को होश में आती घर जाने की सलाह दी गई थी। पिशाचनाथ को ले जाकर शैतान सिंह ने बेनज़ूर के तहखाने में डाल दिया और पिशाचनाथ के भेष में ही मठ से नसीम बानो को छुड़ा लाया। इधर जमुना होश में आने के बाद पत्र पढ़कर घर की तरफ चली। इससे आगे का हाल मैं खुद अपनी ज़ुबान से कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बलदेव सिंह ने कहा, क्योंकि उस वक्त मैं पिशाचनाथ के हुक्म के मुताबिक उसके घर की चौकसी कर रहा था। उस वक्त मैं रामकली के कमरे में बातें कर रहा था। हमारी बातें जमुना के ही बारे में थीं। यहाँ मैं ये बातें साफ कर दूँ कि मैं और रामकली घर उस वक्त पहुँचे थे जब पिशाचनाथ के पीछे जमुना जा चुकी थी। इसी सबब से हमें पता नहीं था कि जमुना भी उनके पीछे पड़ गई है। जब मैं पिशाच के हुक्म के मुताबिक रामकली को लेकर घर पहुंचा तो जमुना को अपने कमरे से गायब पाकर चकराया। मैं उस वक्त कमरे में बैठा रामकली से इसी बारे में बात कर रहा था कि आहट सुनकर रामकली की चारपाई के नीचे घुस गया। जमुना अपनी माँ को घर देखकर चकरा गई और उसे ये यकीन हो गया कि मौजूद रामकली नकली है। जैसे ही जमुना रामकली के कमरे से गई, मैं खाट के नीचे से निकला। जमुना से बात करने के ढंग से रामकली डर गई थी, इसलिए उसने मेरे कान में कहा, उनसे पिशाच से कहना कि जमुना मुझे नकली समझ रही है। इतना सुनते ही मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर मुझे मालूम पड़ा कि जमुना जंगले से हमारी सब हरकतें देख रही थी, मगर मैंने कुछ नहीं किया। बस
घर की चारदीवारी से कूदकर एक दरख्त पर चढ़कर मकान के चौक में नजर रखने लगा। जमुना अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद शैतान सिंह का भेजा हुआ बिहारी सिंह जमुना के पास आया। थोड़ी ही देर बाद शैतान सिंह पिशाच की सूरत में रामकली बनी नसीम बानो को लिए वहाँ पहुँचा और फिर जमुना को ये यकीन दिला दिया कि असली रामकली ये यानी नसीम बानो है। इस तरह से शैतान सिंह ने असली रामकली को फिर गिरफ्तार कर लिया और रामकली बनी नसीम बानो को जमुना के पास छोड़ शैतान सिंह बिहारी के साथ चल दिया। मैं उसी के पीछे चला। रास्ते में मैंने उनकी सारी बातें सुनी। फिर खुद ही मैंने पिशाचनाथ और रामकली को बेगम बेनज़ूर के कैदी तहखाने से निकाला और मठ पर आ गए। उस वक्त मठ पर वही गौरव सिंह के 4 अय्यार थे। उन्हें मैंने हुक्म दिया कि पिशाचनाथ के घर पर जो भी हो उसे पकड़ कर यहाँ ले आए। यहाँ मैं ये बता दूं कि मैं उनकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं था। ये भी कह देना ज़रूरी है कि पिशाचनाथ ने इन चारों को ये बता रखा था कि रक्त कथा कहाँ है। ये जानते हुए भी कि वो गौरव सिंह के अय्यार हैं। दलीप सिंह चौंके। जी हाँ, बलदेव सिंह ने कहा। आगे चलकर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। वे चारों तो हुक्म के मुताबिक पिशाचनाथ के घर की तरफ रवाना हो गए। हम तीनों मठ के नीचे पहुंचे। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बिहारी सिंह मठ में आ गया। उसके आते ही मठ के ऊपर से घोड़ों के टापों की आवाज़ें आने लगी थी। पिशाचनाथ ने बिहारी को बेहोश किया और एक गुप्त रास्ते से निकल गए। ये गुप्त रास्ता हमारे घर में खुलता था, जिसका मुझे भी उसी दिन पता लगा था। जब हम घर पहुंचे तो बागी सिंह हमारे घर की बैठक में बैठा था। मैं और गिरधारी अपने घर पर शतरंज खेल रहे थे। श्यामा सिंह ने कहा। पिशाचनाथ ने हमें भी बुलवा लिया। हम सबके सामने बिहारी सिंह को होश में लाकर उसके बयान लिए गए। बिहारी ने बताया कि शैतान सिंह को सारी हकीकत पता लग चुकी है। उसने बिहारी को 15 सिपाहियों के साथ घर से जमुना को उठा लाने के लिए भेजा था, लेकिन वह जमुना से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। इसी सबब से उसे वे 4 अय्यार मिले थे जो रक्त कथा की बात कर रहे थे। इसके बाद इन चारों ने मिलकर पिशाचनाथ की उस वक्त की सारी कार्रवाई का हाल बता दिया, जो हमारे पाठक दूसरे भाग के दूसरे बयान, तीसरे भाग के 13वें और 14वें बयान, चौथे भाग के पहले, चौथे, छठे, 7वें, 8वें बयानों में पढ़ाए हैं। उन्होंने दलीप सिंह को यह बता दिया था कि पिशाचनाथ ने बंदर के हाथ में नकली रक्त कथा दे रखी थी। उस रक्त कथा को चोरी करवाकर आपसे यानी दलीप सिंह से कह दिया था कि रक्त कथा चोरी चली गई है, जबकि अपनी साजिश के मुताबिक उसने रक्त कथा खुद ही हत्या ली थी। ये भेद भी दलीप सिंह को बता दिया कि पिशाचनाथ ने किस तरह श्यामा सिंह और बलदेव सिंह को धोखे में डालकर दुश्मनी करवा दी। पाठक ये भेद जानने के लिए पढ़ें 5वां भाग, पहला, दूसरा और तीसरा बयान। सारी बातें सुनने के बाद अब दलीप सिंह के लिए पिशाचनाथ सबसे बड़ा दुश्मन था। 5वां बयान। 7वें भाग के छठे बयान के अंत में गुरबचन सिंह ने विजय के सामने ये शर्त रखी थी कि यहाँ चल रहे पूरे किस्से को समझने के लिए गुरबचन सिंह का वह हस्तलिखित ग्रंथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विजय इत्यादि तो पढ़ ही रहे हैं, आपकी समझ में भी पूरा हाल साफ साफ आ सके, इसी सबब से हम आपको भी सबसे पहले उसी ग्रंथ में लिए चलते हैं। पाठक ध्यान से पढ़ें। जो पाठक हमारे इस कथानक का बारीकी से अध्ययन कर रहे हो उन्हें ज़रूरी याद होगा कि गुरबचन सिंह ने विजय और अल्फांसे के पूर्व जन्म के वृत्तांत से ताल्लुक़ रखने वाली यह हस्तलिखित किताब एक बार पहले भी विजय को दी थी। विजय के साथ ही साथ उस किताब का थोड़ा सा हिस्सा हमारे पाठकों ने भी पढ़ा था। जिन पाठकों को याद ना हो वे दूसरे भाग के 12वें बयान से तीसरे भाग के 12वें बयान तक का एक हिस्सा एक नज़र देख लें। पाठकों को याद होगा कि उस वक्त विजय नन्ही और रमाकांत का वह वृत्तांत पढ़ रहा था, जिसमें एक नदी के किनारे बने संगमरमर के चबूतरे पर होने वाले किस्से का हाल बयान किया गया है। पाठकों को याद होगा कि उस चबूतरे पर एक शिवलिंग है जो फांकों में बटकर एक फूल भी बन जाता है। विजय ने रमाकांत और नन्ही की बातें, नन्ही को रमाकांत को अपने साथ शिवलिंग वाले रास्ते में ले जाना और उनके जाते ही चबूतरे के पीछे से 2 नकाबपोशों का खड़ा होना, हम पाठकों को याद दिलाने के लिए लिखे देते हैं कि वहाँ एक नकाबपोश दूसरे से कहता है, ये नन्ही तो बड़ी बदकार है, क्या झूठी सच्ची बातें करके रमाकांत को ले गई है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इस तरह की झूठी बातें बनाकर रमाकांत से चाहती क्या है। जवाब में दूसरे नकाबपोश ने कहा था। बस विजय ने अभी इतना ही पढ़ा था कि वह विजय विजय की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। अल्फांसो द्वारा खुद को पुकारे जाने के सबब से वह किताब आगे नहीं पढ़ सका। इसके बाद का विजय और अल्फांसो इत्यादि का हाल आप पिछले हिस्सों में बखूबी पढ़ा है। आज तो हम दोबारा उसी किताब को लेकर बैठे हैं, सो उसमें लिखा हुआ हाल ही हम पाठकों को बताने जा रहे हैं। हम चारों ओर के छाए अंधेरे में उस जलती हुई मोमबत्ती को बखूबी देख सकते हैं। यह मोमबत्ती नन्ही के हाथ में है और वह इस छोटी सी सुरंग में बढ़ती जा रही है। उसकी बगल में ही रमाकांत भी साथ साथ चल रहा है।
दोनों ने अपने अपने जिस्म को सर्दी से बचाने के सबब से काले कंबलों में लपेट रखा है। वे अभी अभी शिवलिंग के रास्ते से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जिन पाठकों का ध्यान नहीं है वे खूब अच्छी तरह से ध्यान कर लें कि नन्ही रमाकांत को अपने साथ ये कहकर ले जा रही है कि रक्त कथा इस वक्त उसके पिता बजरंग लाल के पास है। नन्ही ने रमाकांत से कहा था कि मैं वहाँ अपने पिता के साथ साथ पहरे के सभी सिपाहियों को बेहोश कर आई हूँ। तुम रक्त कथा को लेकर इसी रास्ते से लौट जाना और मुझे यानी नन्ही को भी बेहोश कर जाना। इस तरह से कोई ये नहीं समझ सकेगा कि रक्त कथा को गायब करवाने में मेरा हाथ नहीं है। अब सब यही समझेंगे कि रात में कोई आया और सबको बेहोश करके रक्त कथा चुरा कर ले गया। कोई 30 शायद बाद नन्ही और रमाकांत एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां यह सुरंग बंद है। लोहे का एक मजबूत दरवाज़ा उनका रास्ता रोके हुए। नन्ही ने अपनी झोली से एक चाबी निकाली और लोहे के दरवाजे में बने एक छेद में डालकर घुमा दी। दरवाज़ा खुलने की एक हल्की सी आवाज़ हुई और रमाकांत ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। इस वक्त वे एक कोठरी में आ गए। नन्ही ने वह दरवाज़ा इस तरफ से उसी चाबी से बंद कर दिया। क्या यह दरवाज़ा इस एक ही चाबी से खोल और बंद हो जाता है? रमाकांत ने पूछा। श्श। नन्ही ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करने के बाद धीरे से कहा, इस वक्त हम महल में पहुंच चुके हैं। जोर से बोलना खतरनाक है। जहां तक हो सके बिना बोले ही काम चलाओ। रही इस चाबी की बात, सो तुम लगातार इस चाबी का ही काम देखते चलो। कहकर नन्ही चाबी हाथ में लिए उस कोठरी की दाहिनी दीवार की तरफ बढ़ गई। उसी चाबी से इधर का दरवाज़ा खोलकर वह दूसरी कोठरी में आ गई। इस तरह से वह एक ही चाबी की मदद से रमाकांत को साथ लिए कम से कम 5 कोठरियाँ पार कर गई। अंत में एक कोठरी का दरवाज़ा खोलकर वे बारादरी में आए। इस बारादरी की दोनों तरफ की दीवारों के साथ लगी मशालें जल रही थीं। उनके सबब से बारादरी में बखूबी रोशनी थी। नन्ही ने पहले ही अपनी मोमबत्ती बुझाकर अपने बटुए में रख ली थी। रमाकांत ने देखा कि इस बारादरी में जगह जगह बहुत से पहरे वाले बेहोशी के आलम में गाफिल से पड़े हैं। नन्ही ने उसी चाबी से बारादरी और अंतिम कोठरी का वह दरवाज़ा बंद किया और रमाकांत का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। गाफिल पड़े पहरेदारों के बीच से निकलकर नन्ही उसे एक सजे सजाए कमरे में ले गई। छत में लटके हुए खूबसूरत कंदील की रोशनी में रमाकांत ने देखा एक चारपाई पर नन्ही का बाप यानी बजरंग लाल अंटा गाफिल पड़ा था। उसके बराबर में एक खाली खाट पड़ी थी जो निसंदेह नन्ही की थी। नन्ही ने रमाकांत को चुपचाप खड़े रहने का इशारा किया और खुद बजरंग लाल के तकिए के नीचे से टटोल कर वही गेरुए रंग का झोला निकाल लिया जिसे हमारे पाठक पहले जंगल के बीच बने उस आश्रम में देख चुके हैं जहाँ इसी बजरंग ने महात्मा के भेष में देव सिंह को यह झोला दिखाया था। झोला रमाकांत को देखकर नन्ही धीरे से फुसफुसाकर बोली, जिस रास्ते से हम आए हैं तुम इसे लेकर उसी रास्ते से निकल जाओ। इसमें राक्षसनाथ के तिलिस्म के बारे में पूरी जानकारी और कथा है। मैं कल किसी वक्त खुद रायगढ़ी आकर तुमसे मिल लूँगी। उस वक्त से पहले तुम किसी को भी इस झोले का भेद मत बताना। ये लो उस रास्ते की चाबी जिससे हम आए हैं और तुम्हें जाना है। मैं अपने बिस्तर में लेट जाती हूँ, तुम मुझे बेहोश करके यहाँ से निकल जाओ। कहती हुई नन्ही ने बेहोशी की बुकनी अपने बटुए से निकालकर उसे पकड़ा दी। रमाकांत ने झोला संभाला और नन्ही के कहे मुताबिक ही सारा काम किया। नन्ही को बेहोश करने के बाद वह कमरे से बाहर निकला और गैलरी में से होता हुआ उस आखिरी कोठरी का ताला खोलकर उसमें समा गया। कोठरी में आते ही उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कोठरी में गहन अंधेरे का साम्राज्य हो गया। उसे अपने आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे मोमबत्ती की कमी का एहसास हुआ। जल्दी जल्दी में वह चलती बार नन्ही से मोमबत्ती लेना भूल गया था। बिना मोमबत्ती के अब वह किस तरह कोठरी का ताला खोलकर दूसरी में पहुंचे। मोमबत्ती लाना भूल गए कुंवर? अचानक अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी। रमाकांत का दिल दहल कर रह गया। अभी वह जवाब में कुछ बोल भी नहीं पाया था कि अंधेरे को चीरती हुई आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में पड़ी। जो काम तुम कर रहे हो रमाकांत, वह तुम जैसे कुमार को शोभा नहीं देता। ये काम तो अय्यारों का है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? रमाकांत ने काफ़ी हद तक अपनी हालत पर काबू पाने के बाद कहा। जवाब में चकमक चमकी और एक मोमबत्ती जल गई। कोठरी में रोशनी हुई और इस रोशनी में रमाकांत ने अपने से बात करने वाले को देखा। उसकी सूरत देखते ही रमाकांत के होश फाख्ता हो गए। बरबस ही उसके मुंह से एकदम निकला, तुम? बेशक, वह बोला। तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हमारी मुलाकात इस जगह इतनी जल्दी दोबारा भी हो सकती है। लेकिन आप तो वहाँ बेहोश। वो तुम्हारी और नन्ही की बेवकूफ़ी थी। वो व्यक्ति जो वास्तव में बजरंग लाल था बोला, अभी ना तो हमारी अय्यारी इतनी कमज़ोरी हुई है कि नन्ही जैसी बेवकूफ़ लड़कियां में बेहोश कर दे, और ना ही इतने बूढ़े हुए हैं कि हमारे तकिए के नीचे से कोई रक्कता निकाल ले और हम अनजान ही रहें। लेकिन हाँ, अपनी बेटी नन्ही से हमें ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रमाकांत समझ गया कि अब वो फंस चुका है।
उसके पास इस वक्त बजरंग लाल से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था और उसने वही किया। एक झटके के साथ अपने जिस्म से कंबल अलग किया। कंबल के नीचे उसके बदन पर राजकुमारों जैसा लिबास था। एक झटके से उसने म्यान से अपनी तलवार खींच ली और बोला, बेशक तुम एक अच्छे अय्यार होगे, लेकिन किसी राजकुमार के बराबर की तलवारबाजी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अय्यारी का मौका न देकर एक ही बार में बैकुंठ पहुंचा दूंगा। बड़े ही प्यारे ढंग से मुस्कुराया बजरंग लाल। बोला, अय्यारी तो मैं कर गया कुमार साहब, तलवार चलाने का तो तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। ये देखो, मेरे हाथ में जलती हुई इस मोमबत्ती का रंग खाकी है। और उस वक्त रमाकांत का सिर चकराने लगा था। तलवार उसके हाथ से छूट गई और वो कोठरी की ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा वो एक नरम बिस्तर पर पड़ा है। हाथ पैर मजबूती से बंधे हुए हैं। ये चारों तरफ से बंद एक कोठरी है। केवल दाहिनी दीवार में एक रोशनदान नज़र आ रहा है, मगर रमाकांत ऐसी हालत में है कि वह अपनी इच्छा से इस बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। होश में आए हुए उसे 1 घंटा बीत चुका है और ना जाने वह कहाँ कहाँ की बातें सोच रहा है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अब वह गेरुआ झोला और उन कोठरियों को खोलने वाली चाबी भी उसके पास नहीं है। अचानक उसके कानों से एक भयानक अट्टहास की आवाज़ टकराई। कोई पागलों की तरह हंस रहा था। रमाकांत ने चौंक कर उस तरफ देखा। रोशनदान के पार एक बूढ़ा चेहरा नजर आ रहा था। उसके बालों ने ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर जटाओं का रूप ले लिया था। काले और सफ़ेद बालों की खिचड़ी दाढ़ी भी इस बात की गवाह थी कि बरसों से उसे काटा नहीं गया है। हालांकि उसके चेहरे का ज़्यादातर भाग बालों के पीछे छुपा हुआ था, किंतु फिर भी उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियों से यह अंदाज़ा लगता था कि वह बहुत बूढ़ा है। बरसों से ना मंजने वाले उसके पीले गंदे और बड़े बड़े दांत हंसने के सबब से बहुत भयानक लग रहे थे। कुल मिलाकर उसका चेहरा बेहद ही भयानक लग रहा था। वह दुष्टा सबको पकड़ लेगी। भयानक दिखने वाला बूढ़ा रमाकांत की ओर देखता हुआ चीखा, किसी को नहीं छोड़ेगी, सारी दुनिया को कैद कर लेगी। हा हा हा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम सूर्यजीत के लड़के रमाकांत हो, लेकिन तुम कौन हो? रमाकांत ने भी सवाल किया। मैं? कहने के बाद बूढ़ा जोर से हंसा और बोला, मेरा नाम सुनोगे तो चौंक पड़ोगे। तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मेरा नाम। अभी वह कुछ बता नहीं जा रहा था कि एक झटके से उसका चेहरा रोशनदान से हट गया। रमाकांत ने महसूस किया कि बूढ़े को दूसरी तरफ से किसी ने ज़बरदस्ती खींच लिया। दूसरी तरफ से उसे बूढ़े की चीख सुनाई दी। छठा बयान। आप देव सिंह के नाम से भी खूब वाकिफ़ हैं। उसका हाल आप तीसरे भाग के पहले, पाँचवें, छठे, 11वें बयान में पढ़ाए हैं, किंतु पाठकों की सुविधा के लिए हम देव सिंह से ताल्लुक़ रखने वाले बयानों का सारांश यहाँ लिख देते हैं। ये तो पाठकों को याद होगा कि हमारा विजयी पूर्व जन्म का देव सिंह है। देव सिंह के पास एक ऐसी कला है जिससे वह रात के वक्त सोते समय अपने से कुछ दूर के एरिए की किसी खास घटना को हूबहू सपने में देख लेता है और उसकी तस्वीर बना लेता है। अपनी इसी प्राकृतिक कला की मदद से वह भरतपुर में होने वाली शेर सिंह की पत्नी फूलवती की हत्या की तस्वीर बना लेता है। जिस वक्त वह अपने दोस्त अग्निदत्त के साथ शिकार पर होता है तो बजरंग नामक देवकी का अय्यार उसे चक्कर में फंसाता है और उससे कहता है कि तेरे माता पिता असल में अंधे नहीं हैं, बल्कि अंधेपन का नाटक करते रहे। एक रात देव सिंह देखता है कि महात्मा यानी बजरंग लाल ने ठीक ही कहा था। रात को उसके माता पिता उसके घर की एक ऐसी कोठरी में जाते हैं जो हमेशा बंद रहती थी। उस कोठरी में देव सिंह बड़ी बड़ी अजब बातें देखता है। तभी महात्मा जी उससे मिलते हैं और उसे बताते हैं कि असल में वह यानी देव सिंह रानी देवकी का लड़का है। देव सिंह महात्मा जी से उस कोठरी का हाल जानने के लिए कहता है तो महात्मा जी मान लेते हैं। इस तरह से वे दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ देव सिंह के माता पिता सोए हुए हैं। देव सिंह के पिता की जेब में वो चाबी होती है जिससे उस भेद भरी कोठरी का ताला खुल सकता था। उसी को हासिल करने वे कमरे में जाते हैं। द्वारका सिंह और धर्मवती को पुकरे सुनाकर महात्मा जी जैसे ही द्वारका सिंह के कुर्ते की जेब से चाबी निकालना चाहता है, वहाँ एक आवाज़ गूंजती है, महात्मा जी, हम जानते थे तुम यही करोगे, ज़रा इधर भी ध्यान दो, हम भी यही हैं। बस यहीं पर देव सिंह से ताल्लुक़ रखने वाला तीसरे भाग का 11वां बयान आखिरी बयान था। उससे आगे का हाल आज हम अपने इस नए बयान में लिख रहे हैं। इस नई आवाज़ को सुनते ही देव सिंह और महात्मा जी ने चौंक कर उस तरफ देखा। कमरे के दरवाजे पर एक काला नकाबपोश खड़ा था। अपने दोनों कूलों पर हाथ रखे वह बड़े दबंग बनने से खड़ा था। तुम कौन हो? महात्मा ने पूछा। वही जो जंगल में बने तुम्हारे आश्रम से रख कथा ले गया था, नकाबपोश बोला। वही जिसे देव सिंह ने अभी अभी उस कोठरी में देखा था। वही जो पिछले 20 साल से देव सिंह को पाल रहा है। मगर अब जबकि हम देव सिंह से वह काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए हमने उसे बचपन से पाला, तो तुम इसे हमसे छीन लेना चाहते हो। हम इतनी आसानी से अपने किए धरे को बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। क्या तुम हमें रोकोगे? महात्मा जी बोले। क्यों?
क्या तुमको शक है? नकाबपोश ने कहा और कमर से खंजर निकाल कर बड़ी तेजी से महात्मा जी पर झपटा। मगर हमारे महात्मा जी भी कोई कम नहीं थे। उन्होंने भी पैंतरा बदला और अपनी कमर से चमचमाता हुआ एक हरवा निकाल लिया। अचानक हरवे में से इतनी तेज चमक निकली कि देव सिंह भी अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर हो गया। वह समझ गया कि महात्मा जी के पास ये कोई तिलिस्मी हरवा है। 2 सायत बाद वह चमक गायब हुई। देव सिंह ने आंखें खोली तो नकाबपोश ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और महात्मा जी हरवा कमर में खोंस रहे थे। देव सिंह ने महात्मा जी की तरफ देखकर पूछा, आपके हाथ ये तिलिस्मी हरवा कहाँ से लगा था? ऐसे ही अय्यारी करते करते कुछ ऐसी कामयाब चीज़ें भी हाथ लग जाती हैं, महात्मा जी ने कहा और द्वारका सिंह के कुर्ते की जेब से चाबी निकाल ली। कमरे की कैफियत को उसी हालत में छोड़ वे दोनों चौक में आए। उस भेद भरी कोठरी में जाकर उन्होंने वहाँ की कैफियत देखी। महात्मा जी ने अपने अय्यारी के बटुए में से निकालकर मोमबत्ती जला ली थी। उसी की रोशनी में देव सिंह ने देखा कि कोठरी बिल्कुल खाली है। कोठरी का वह रास्ता भी बंद था जिसमें से देव सिंह ने इस कोठरी में आते हुए एक नकाबपोश को देखा था। काफ़ी देर तक देव सिंह और महात्मा जी ये उद्योग करते रहे कि किसी तरह वह रास्ता खुल जाए, मगर कामयाब न हुए। हमें लगता है कि ये रास्ता केवल दूसरी तरफ से ही खुल सकता है, इस तरफ से नहीं। महात्मा जी ने अपना शक जाहिर किया। कुछ देर बाद वे नाकाम होकर कोठरी से बाहर आ गए। कोठरी का ताला लगाकर जब वे वापस द्वारका सिंह वाले कमरे में पहुंचे तो वे तीनों उसी तरह बेहोश पड़े थे। महात्मा जी ने आगे बढ़कर उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटा दी। अरे! देव सिंह उसकी सूरत देखते ही चौंक कर बोला, ये तो सुरेंद्र सिंह का यार है, नरेंद्र नाथ। हम पहले ही कहते थे कि ये सारा बखेड़ा सुरेंद्र सिंह का फैलाया हुआ है, महात्मा जी ने कहा। लेकिन अब हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं है। तुम हमें मिल चुके हो। बहुत सी बातें तो ये तुम्हें बता चुका है और बहुत सी बतानी बाकी है, लेकिन इस जगह पर हमारा बात करना मुनासिब नहीं है। सुरेंद्र सिंह के यार कभी भी कोई ऐसी नई चाल चल सकते हैं। इस तरह से देव सिंह महात्मा जी के साथ हो लिया। वे दोनों मकान से बाहर आए और पैदल ही एक तरफ को बढ़ गए। सुबह होते होते वे चंपानगर पहुंच गए। रास्ते में महात्मा जी ने उसे समझा दिया था कि वह उसे असली माँ देवकी के पास ले जा रहा है। हम ज़्यादा मुख्तसर में ना पढ़कर उस वक्त का हाल बयान करते हैं जब तकलिये में देवकी से मिले। ये दिन का दूसरा पहर था और सबसे पहले देवकी ने महात्मा जी से पूछा था, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? आपका ताल्लुक राक्षसनाथ के तिलिस्म से है, यह तो आपको मालूम हो गई। देवकी ने एक ठंडी सांस खींची और बोली, हाँ मालूम है। यह भी मालूम है कि उस तिलिस्म को मेरी कोख से जन्मा मेरा बेटा ही तोड़ सकता है, लेकिन अब वह उम्मीद कहाँ। दुश्मनों ने बचपन में ही मेरे बेटे को न जाने कहाँ गायब कर दिया। आज 20 साल गुजर गए, लेकिन उसका पता नहीं लगता। अब भला हमारा उस तिलिस्म से क्या ताल्लुक? आपका बेटा जिंदा है महारानी देवकी, महात्मा जी ने कहा। कहाँ है? देवकी एकदम खुशी से पागल होकर बोली, कहाँ है हमारा बेटा? क्या तुम सच कहते हो? ये है आपका बेटा देव सिंह, महात्मा जी ने कहा, और मैं उस तिलिस्म का दारोगा हूँ। इस तरह से वे सारी बातें जो महात्मा जी देव सिंह को बता चुके थे उन्होंने देवकी को बताई। ये भेद खुलते ही कि देव सिंह उन्हीं का बेटा है, देवकी ने उसे बार बार चूमा। कुछ वक्त इसी तरह की बातों में गुजरा और फिर उनके बीच काम की बातें होने लगीं। महात्मा जी कह रहे थे, मैं उस दिन आश्रम पर ही देव सिंह को रक्कथा आदि सौंप कर अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहता था, लेकिन इस सुरेंद्र सिंह के अय्यारों ने चालाकी खेली और रक्कथा ले गए। अब जब तक वह रक्कथा दोबारा हासिल नहीं कर ली जाती तब तक कुंवर देव सिंह तिलिस्म नहीं तोड़ सकते। हुआ तो ये बुरा ही है, देवकी ने कहा, लेकिन अब हमें किसी भी बात की वैसी फ़िक्र नहीं है। हमारा बेटा मिल गया है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। सुरेंद्र सिंह के यहाँ से रक्कत हासिल कर लेना भला क्या मुश्किल बात है। हम अभी अपने सब अय्यारों को इसी काम पर लगा देते हैं, वे बात की बात में रक्कत हासिल कर लेंगे। आप ये क्यों भूल गई रानी देवकी कि सुरेंद्र सिंह के पास शेर सिंह जैसा दबंग अय्यार है? महात्मा जी बोले, उसकी जोड़ का हमारे पास तो क्या धरती पर भी कोई अय्यार नहीं है। उसके रहते ही यह काम नामुमकिन सा है। ये तो गलत है कि शेर सिंह से बढ़कर अय्यार पूरी धरती पर नहीं है। एकाएक उनके बीच में देव सिंह बोल पड़ा, हमें पता है कि उसने भूतेश्वर नाथ से अय्यारी सीखी है, लेकिन हम भी गुरु भूतेश्वर नाथ के ही शागिर्द हैं। हम दावा करते हैं कि हम किसी भी मामले में शेर सिंह से कम नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि गुरु भूतेश्वर नाथ से अय्यारी सीखने के बाद शेर सिंह सुरेंद्र सिंह की ताबेदारी में चला गया और हम अपनी सीखी हुई अय्यारी के करतब दिखाने लगे और हमने अय्यारी का लाभ नहीं उठाया। अब लगता है कि हमें भी अय्यारी के मैदान में उतरना ही होगा। क्या? रानी देव की तरद्दुत के साथ बोली, तुमने गुरु भूतेश्वर नाथ से अय्यारी सीखी है? हाँ, देव सिंह ने कहा, हमारे साथी शेर सिंह भी उनसे अय्यारी सीखा करता था। तब तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा, महात्मा जी खुश होते हुए बोले। बड़ी आसानी से रक्कत हासिल की जा सकेगी और शेर सिंह को भी मालूम होगा कि अय्यारी किस चीज़ का नाम है। अभी तक तो भेड़ बकरियों से ही टकराता रहा था। नहीं नहीं बेटे,
देवकी देव सिंह से बोली, ऐसे खतरनाक आदमी से तुम्हारा टकराना ठीक नहीं। नहीं माँ, देव सिंह बोला, अब तो शेर के सामने सवा शेर आया है। मैं इस रियासत चंपानगर का वारिस हूँ। राक्षसनाथ का तिलिस्म मेरे ही हाथ से टूटना है। जिन दुश्मनों ने मुझे बचपन से आज तक आपसे दूर रखकर गुमराह रखा, उनसे बदला लूँगा। तुम यकीन मानो, मैं किसी भी तरह शेर सिंह से कम नहीं हूँ। रानी देवकी ने बहुत समझाया, लेकिन देव सिंह नहीं माना। आखिर फैसला ये हुआ कि अभी कुछ दिनों तक देव सिंह दुश्मनों से टकराने का कोई ख्याल नहीं करेगा और महल में देवकी की आंखों के सामने रहेगा। देवकी अपने बेटे के मिलने की मुनादी सारे चंपानगर में कराना चाहती थी और सारी रियासत में खुशियां मनाना चाहती थी। लेकिन देव सिंह के सामने महात्मा जी ने उन्हें यह समझाया कि अभी इस तरह का कोई काम न किया जाए जिससे दुश्मन सतर्क हो। वक्त आने पर सब हो जाएगा। हम तीनों के अलावा किसी को मालूम न हो सके कि देव सिंह देवकी का बेटा है। देवकी और देव सिंह ने महात्मा जी की ये राय मानी और किसी को भी असल भेद न बताने का वचन दिया। देव सिंह को एक अलग कमरा दे दिया गया। रात भर का जगह होने के सबब से देव सिंह गद्देदार बिस्तर पर पड़कर सो गया। हम नहीं कह सकते थे कि वह ये जानता है या नहीं कि उसे कैसे जाल में फंसाया गया है। उधर हम देव सिंह को उस कमरे में सोता छोड़कर यहाँ रानी देवकी के कमरे में आते हैं। अभी अभी महात्मा जी ने अपनी नकली दाढ़ी मूछ नोच ली और देवकी से कहा है, कहिए महारानी, कैसी रही है यारी? तुम भी तो कहो बजरंग लाल कि हमारा नाटक कैसा रहा? देवकी धूर्तता के साथ मुस्कुराकर बोली। एकदम लाजवाब, बजरंग लाल ने कहा। आपने सारी बातें उसी ढंग से की जैसे कि मैं आपको समझा गया था। उसे ज़रा भी शक नहीं हुआ कि उसे कितने गहरे जाल में फंसा लिया गया है। अब वह खुद को आपका बेटा ही समझता है। आओ, देवकी ने कहा। ये खुशखबरी शंभुदास को भी तो दे आए, देवकी ने कहा। चलिए, बजरंग लाल ने कहा और वे दोनों अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने फर्श पर बिछा गद्देदार कालीन हटाया और एक जगह जहाँ हल्का सा छेद था उसे घूरने लगे। रानी देवकी ने अपनी गुप्त जेब से एक चाबी निकाली और फर्श के उस छोटे से क्षेत्र में डालकर 2 बार दाएं और 3 बार बाएं घुमाई। 5 खटकों की आवाज़ के साथ ही फर्श का थोड़ा सा हिस्सा बिना किसी आवाज़ के एक तरफ हो गया। अब वहाँ नीचे उतरने के लिए संगमरमर की सीढ़ियाँ चमक रही थीं। वे दोनों उन्हीं पर उतर गए। जैसे ही उन्होंने आखिरी यानी सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर पैर रखा तो ऊपर का रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। बजरंग लाल ने अपने बटुए से मोमबत्ती निकालकर जला ली थी। इस वक्त वे एक छोटी सी कोठरी में थे। इस कोठरी में कई बड़े बड़े संदूक रखे थे। रानी देवकी ने एक संदूक का पल्ला हटाया। उसमें चाबियों के गुच्छे के अलावा और कुछ न था। देवकी ने गुच्छा लिया और कोठरी की दीवार के सुराख में एक चाबी डालकर ताला खोला। अब वे एक लंबी सुरंग में पहुंच गए। इस सुरंग का फर्श संगमरमर के पत्थरों का साफ और चिकना था। एक दीवार के सहारे छोटे छोटे 4 पहियों वाली गाड़ियां रखी थी। इन गाड़ियों की संख्या 7 थी। उन पर 1 से लेकर 7 तक नंबर पड़े हुए थे। देवकी और बजरंग लाल 3 नंबर की गाड़ी पर बैठे। चाबी के गुच्छे में से एक चाबी देवकी ने उस गाड़ी के सुराख में डालकर घुमा दी। ताला खुलते ही गाड़ी सुरंग के चिकने फर्श पर फिसलने लगी। वक्त के साथ गाड़ी की रफ्तार तेज़ होती गई और इतनी तेज़ हुई कि चलती हुई हवा ने वह मोमबत्ती बुझा दी जो बजरंग लाल के हाथ में थी। कोई 15 शायद बाद गाड़ी खुद ही एक ऐसे जगह रुकी जहाँ सुरंग बंद थी। वे दोनों गाड़ी से उतरे और देवकी ने एक ताली की मदद से एक ओर की दीवार में रास्ता पैदा किया। इसी तरह बहुत से आड़े तिरछे रास्तों से होते हुए वे एक ऐसी कोठरी में पहुंच गए जहां की कैफियत से ही पता लगता था कि वह कैद खाना है। इस कैद खाने में से उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आई। पाठक समझ ही गए होंगे कि ये उसी बूढ़े के हंसने की आवाज़ है। रोशनदान में से कैद में पड़े रमाकांत को देखकर हंस रहा था। अभी वह रमाकांत को अपना नाम बताना ही चाहता था कि बजरंग लाल ने बूढ़े को जो रोशनदान पर लटका था खींच लिया। बूढ़ा कोठरी की ज़मीन पर गिरा और उसके कंठ से चीख निकल गई। क्यों, रमाकांत को अपना नाम बताना चाहते हो? रानी देवकी ने आगे बढ़कर उसकी कमर में एक लात जमाते हुए कहा। क्या तू दुष्टा? बूढ़ा देवकी को देखते ही एकदम गरज कर बोला। एक ना एक दिन तेरे पापों का घड़ा अवश्य भरेगा। ऐसा नहीं कहते शंभुदास, बजरंग लाल आगे बढ़कर बोला। रानी देवकी तो तुम्हारी धर्म पत्नी है। मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि ये मेरी कैसी पत्नी है। बूढ़ा जिसका नाम शंभुदास था बोला। तुम्हारी साजिश का दुनिया वालों को पता लगेगा तो तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। और तू कमीनी, तूने तो मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे लिए। तू दिल से मुझे अपना पति मान या ना मान, लेकिन तू है तो मेरी पत्नी। पति को लात मारने वाली दुष्टा, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा नरक तो ये कैद खाना ही बन गया शंभुदास, देवकी कुटिलता के साथ बोली। मेरे तो सारे काम सफल होते जा रहे हैं। आज मैं तुम्हें ये खुशखबरी देने आई हूँ कि देव सिंह को हमने आज अपने जाल में फंसा लिया है। अब वह खुद हमारा बेटा है।
शायद तुम ये भी जानना चाहोगे कि देव सिंह को हम अपना बेटा बनाकर क्या काम निकालना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि तू राक्षसनाथ के तिलिस्म में कब्जा करना चाहती है, शंभूनाथ ने कहा, लेकिन इतनी खुश मत हो। मेरा दिल कहता है कि तू अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो सकेगी। एक दिन सारी दुनिया को असलियत ज़रूर पता लगेगी। तुम ठीक समझे। वाकई हम देव सिंह के ज़रिए राक्षसनाथ के तिलिस्म में कब्जा करना चाहते हैं, देवकी ने कहा। और दूसरा सबब यह है कि हम भरतपुर फतेह करना चाहते हैं। हमारे दोस्त राजा चंद्रदत्त अपने लड़के शंकर दत्त की शादी सुरेंद्र सिंह की लड़की कांता से करना चाहता है। इसके लिए भरतपुर पर कब्जा करना ज़रूरी है। इस काम में उसने हमसे मदद मांगी है। तुम जानते हो कि शेर सिंह नाम का अय्यार भरतपुर की हिफाजत ढाल बनकर करता है। जब तक उसका इंतज़ार न किया जाए तब तक भरतपुर फतेह करने की कल्पना ही बेकार है। हम सुरेंद्र सिंह से कमज़ोर केवल इसलिए कहलाते थे क्योंकि हमारे पास शेर सिंह की टक्कर को कोई दबंग अय्यार न था। लेकिन हमें मालूम हुआ कि देव सिंह भी उसी गुरु भूतेश्वर नाथ का चेला है जिसका कि शेर सिंह और देव सिंह अय्यारी के फ़न में किसी भी तरह शेर सिंह से कम नहीं है। देव सिंह के ज़रिए हम फिर शेर सिंह को बड़े आराम से सबक दे सकते हैं। अब हमें भरतपुर फतेह करने में आसानी रहेगी। हमने देव सिंह से यह झूठ बोलकर कि वह रक्त कथा जिस पर कि उसका हक है सुरेंद्र सिंह के अय्यारों ने अपने कब्जे में कर ली है, वह रक्त कथा हासिल करने के लिए सुरेंद्र सिंह के अय्यारों से टकराएगा। और शेर सिंह का तो वह अपनी टक्कर का खास दुश्मन ही समझने लगा है। अब हमारा अब हमारे कई काम एक साथ होना चाहते हैं। राजगढ़ के राजा चंद्रदत्त को दोस्त क्यों कुछ और कहे, शंभुदास चीखा। जलने की तो तुम्हारी आदत ही है, देवकी बोली, मगर आज मैं तुम्हारी सुनने नहीं अपनी कहने आई हूँ। ये तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि कैसा सफल नाटक करके हमने देव सिंह को अपना बेटा बना लिया है। अब सुन, रमाकांत को तो तुमने बराबर की कोठरी में अपने आंखों से देख ही लिया है। इसके साथ बजरंग लाल की लड़की नन्ही ने अय्यारी करके इसे यहाँ तक पहुँचाया है। चाहे तू सारी दुनिया को कैद कर ले, लेकिन तेरे पापों का घड़ा फोड़ने वाला कोई ना कोई रहेगा ही। तुम इसी उम्मीद में इस कैद खाने में दम तोड़ दोगे और मैं अपने सारे उद्योगों में कामयाब हो जाऊंगी, देवकी ने कहा। अपने दोस्तों की मदद से बहुत सी कामयाब तो मैं हो ही गई हूँ, आगे भी हो ही जाऊंगी। जिस दिन मैं अपने सारे कामों में कामयाब हो जाऊंगी उसी दिन तुम्हें बैकुंठ रवाना कर दूंगी। मैं जो कुछ तुम्हें बताने आई थी वो बात अब पूरी हो चुकी। अब मैं चलती हूँ। कहने के साथ ही देवकी बजरंग लाल की तरफ घूमी और बोली, आओ बजरंग। चलेंगे तो हैं ही महारानी, बजरंग बोला, मगर मेरी राय यह है कि या तो शंभुदास को यहाँ के अलावा किसी दूसरी कोठी में पहुँचा दें अथवा रमाकांत को कहीं दूसरी जगह रख दें, वरना ये एक दूसरे से मिलकर खिचड़ी पकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये यहाँ से निकल तो सकेंगे नहीं, किंतु क्या फ़ायदा कि रमाकांत को हकीकत मालूम हो। कहते तो तुम दुरुस्त ही हो, देवकी बोली, लेकिन बेचारे रमाकांत को दुख देने से क्या फ़ायदा। शंभुदास को इस कोठरी में पड़े पड़े काफ़ी दिन हो गए। क्यों ना इन्हें ही किसी दूसरी जगह की हवा खिलाई जाए। शंभुदास को उन दोनों ने एक दूसरे की मदद से वहां से निकालकर दूसरी कोठी में बंद कर दिया और आपस में कुछ ज़रूरी बातें करते हुए ये लोग जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस लौट गए। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।